आज के कृष्ण ज्ञान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो हमारे द्वारा बनाई गई योजनाओं को तोड़ देती हैं, उन्हें छिन्न भिन्न कर देती हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन घटनाओं के आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं, अवरोध मान लेते हैं और अपने जीवन की गति को रोक देते हैं, अर्थात कर्म करना बंद कर देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या जीवन या भविष्य आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं पर निर्भर करता है? नहीं, वो निर्भर करता है आपके द्वारा किए गए कर्मों पर। इसलिए यदि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना कभी घटित होती भी है तो आप अपने कर्म करने को ना रोकें, लगातार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहें। सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are discussing the rotational motion. This is the lecture number 4 in which we are going to discuss the torque in the rotational motion. In the previous lecture, we have seen the theorem of perpendicular axis and the parallel axis, that is how to find the moment of inertia. If you want to watch how to calculate the moment of inertia using theorem of perpendicular axis and the parallel axis, you can watch my previous lecture number 3. Also you can subscribe my channel Bambole Academy for so that you can get the notification when we uploaded a new lecture. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा रोटेशनल मोशन में टॉर्क। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टॉर्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। यदि आपको रोटेशनल मोशन में टॉर्क और टॉर्क की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी समझ नहीं आती है, देन डेफिनेटली यू वुड हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। ओके, सो देखते हैं हम टॉर्क को हम कैसे समझते हैं। तो हेडिंग डालिए बेटा, टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, है ना? Torque is a vector quantity. First of all, torque is a vector quantity and it plays same role as the force play in the translational motion. What we are studying, we are discussing the rotational motion. Rotational motion में हम torque पढ़ रहे हैं। torque को हम represent करते हैं tau से and it is a vector quantity. Clear है क्या बात? तो देखो टॉर्क क्या होता है, जब कोई बॉडी, जैसे सपोज मान लेते हैं ये कोई बॉडी है हमारी, है ना, और सपोज दिस इज एक्सिस, सपोज दिस इज ओरिजिन, और हम इस पॉइंट पर एक कोई पॉइंट है P, क्लियर है क्या बात, और इस पे हम फोर्स लगाते हैं F, वेक्टर F लगाते हैं। ठीक है, ये कोई पॉइंट भी है, दिस इज अ सॉलिड बॉडी। क्या है बेटा, ये सॉलिड बॉडी है और ओरिजिन के अबाउट इस पॉइंट P का रेडियस वेक्टर क्या है बेटा, R है, and this is a force we are applying. Okay, तो मैथमेटिकली what is the torque? सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, क्लियर है क्या बात? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का मतलब है टाउ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स, डेफिनेशन जो होगी इसकी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action of force, line of action of force from axis of rotation, axis of rotation। ये तो इसकी डेफिनेशन है बेटा इंग्लिश में, है ना। अब देखो मैथ्स में हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है, क्लियर है क्या बात, इस बॉडी के पॉइंट P पे हमने फोर्स लगाया एंड दिस इज फोर्स, ये बॉडी है सॉलिड बॉडी। सो व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर है क्या बात। तो फोर्स वेक्टर बेटा इस तरीके से इस पे लग रहा है। ओके, फोर्स वेक्टर लग रहा है। अब इस पॉइंट पे लगाया, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, व्हाट इज R, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, क्लियर है क्या बात। अब देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखे, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन हम बाद में बताएंगे। फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बेटा F हो गया, दिस इज इक्वल टू फोर्स, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर है क्या बात। ये कौन सी लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लेते हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है जो कि पॉइंट P पे लगना है। तो क्या करेंगे हम, इस एक्शन ऑफ लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है अपने को। बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, सो
इफ दिस पॉइंट P हैज द पोजीशन वेक्टर R, थोड़ा सा आप इसे आगे बढ़ा दो बेटा, मान लेते हैं वेक्टर R है ना, R को ऐसे भी लिख सकते हैं, R और फोर्स के बीच में वेक्टर फोर्स और वेक्टर R, जैसे वेक्टर R है तो R कैन बी डिस्प्लेस इन ए स्पेस ऐसे करके। ये वेक्टर फोर्स हो गया, वेक्टर R हो गया, तो वेक्टर R और वेक्टर F के बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड पोजीशन वेक्टर R। क्लियर है क्या बात? ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, दिस वुड आल्सो बिकम थीटा। क्लियर है क्या बात? अब देखो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, यदि आप मैग्नीट्यूड वेक्टर R का यदि R मानो तो ये लेंथ OP की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, OP लेंथ हो जाएगी R। अब इस वाले ट्राइंगल में OP, थोड़ी देर के लिए इसे P डैश मान लेते हैं, इस ट्राइंगल में हम थोड़ी देर के लिए साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी इसे D लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा D, और हाइपोटेनियस की डिस्टेंस कितनी है R। सो व्हाट इज D? सो D इज इक्वल टू R sin थीटा। व्हाट इज D? D is the perpendicular distance. What is D? D is the perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation. This is our axis of rotation and this is the perpendicular distance. This is the line of action of force. तो D की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई R sin theta. So what is the magnitude of the torque? You can write the magnitude of the torque is Fr sin theta. Is it clear? Okay, so this is the mathematically definition of the torque, which is equal to Fr sin theta, force position vector R into sin theta, where theta is the angle between force vector and the position vector. Okay, now we comes to the unit. यूनिट कितनी आएगी इसके बेटा? यूनिट आएगी न्यूटन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा न्यूटन का क्या होता है, m इंटू ए यानी MLT माइनस 2, और मीटर क्या होगा L, तो इट इज इक्वल टू ML स्क्वायर T माइनस 2, है ना, सेम एज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी और वर्क। सो दिस इज द थिंग, isn't it? So this is the thing and this is the magnitude of the torque, which is equal to Fr sin theta. Torque is equal to what? Force into perpendicular distance from the line of action of force from axis of rotation. तो बेटा आप एक बार इसे कॉपी कर लो, है ना, और मैं इसकी आपको डायरेक्शन बताता हूँ। डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड, बट इफ यू वांट टू राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क, है ना, व्हाट इज टॉर्क कैन बी रिटन एज R क्रॉस F, है ना। कैसे याद रखना है बेटा? टॉर्क को रखना है R क्रॉस F। तो इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज गिवन बाय कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। यानी कि देखो जैसे A इज इक्वल टू B क्रॉस C होता था, तो B क्रॉस C इज इक्वल टू A वेक्टर है, तो B क्रॉस C की डायरेक्शन जो होगी वो A की डायरेक्शन के इक्वल होगी। तो R क्रॉस F जो वेक्टर आएगा, टॉर्क आएगा, तो R क्रॉस F वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होएगा वही डायरेक्शन किसकी होगी? टॉर्क की होगी। पहली बात तो ये। दूसरी तरफ डायरेक्शन जो हम दे सकते हैं, इससे डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? राइट हैंड स्क्रू, है ना, स्क्रू रूल से भी हम दे सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे करके? ऐसे करके, वो मैं आपको बता देता हूँ राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे होता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क। लेकिन अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है ना, ट्रांसलेशनल मोशन में कोई बॉडी है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये बॉडी है, इस तरीके से कोई बॉडी है ट्रांसलेशन मोशन में। तो ट्रांसलेशन मोशन में ये प्लायर है, इसे मूव कराने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो फोर्स लगेगा तभी इस पे क्या लगेगा, इसका मोशन होगा। लेकिन अगर जो आप को रोटेशनल मोशन करानी है, रोटेशनल मतलब बॉडी को रोटेट कराना है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि जब आप किसी स्क्रू को रोटेट कराते हो। जैसे मान लेते हैं सपोज दिस इज ए स्क्रू,
और इसे आपको रोटेट कराना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यदि आप इस पे फोर्स लगाएंगे, भाई फोर्स थोड़ी ना लगाते हैं, फोर्स के लगाते हैं, फोर्स ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे करके, क्लियर है क्या बात। फोर्स जब आप इस तरीके से लगाओगे, है ना, देख सकते हो जब फोर्स आप इस तरीके से लगाओगे ऐसे करके, तो ये तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, इट इज डूइंग रोटेशनल मोशन, क्लियर है क्या बात। तो फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे लगाना पड़ेगा और ऐसे, है ना। तो अगर जो आपको इसे इस स्क्रू को रोटेट कराना है, तो यानी कि रोटेशनल मोशन कराना है, तो फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, इसे खींचोगे नहीं, बल्कि क्या करना पड़ेगा आपको, टॉर्क लगाना पड़ेगा, है ना। तो टॉर्क इज रिक्वायरमेंट, टॉर्क इज एसेंशियल फॉर द रोटेशनल मोशन, जैसे इस प्लेयर में देख रहे हो। दूसरी बात, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे मान लिया कि ये तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपने फोर्स इस पे इस तरीके से लगाया है ना, प्लास को ऐसे पकड़ा, तो कैसे आप फोर्स ऐसे लगाओगे, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पकड़ लेते हैं इसे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हो जाएगा फोर्स। तो देखो डायरेक्शन कैसे देंगे, यदि आप इस प्लायर को ऐसे घुमा रहे हो, है ना, ऐसे घुमा रहे हो, मान लो ऐसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, लाइक दिस, क्लियर है क्या बात। तो ये तो हो जाएगा आर वेक्टर और ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर, है ना, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज फोर्स वेक्टर। यदि आप फोर्स लगाओगे तो ऐसे घूमेगा। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है, अगर जो आप इसे इस तरीके से घुमा रहे हो, है ना, कैसे घुमा रहे हो बेटा, दोबारा से देखो, यदि आप इसे ऐसे पकड़ करके घुमा रहे हो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो फोर्स ऐसे, आर ऐसे, तो जो डायरेक्शन दी जाएगी टॉर्क की वो इसके अलोंग दी जाएगी, कैसे, ऐसे करके, है ना। यदि मैं ऐसे देखूं, इट इज लाइक दिस, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की क्या होगी, देखो इस थंब के अलोंग ऐसे करके होगी, अलोंग द थंब, है ना। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो और टॉर्क की डायरेक्शन भी कह सकते हो। मैं डायरेक्शन को बनाने के लिए आपको दिखा देता हूं एक डायग्राम किस तरीके से, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्क्रू है ऐसे करके, तो आप प्लायर को क्या रखोगे, आप प्लायर को इस तरीके से रखोगे, है ना, इस तरीके से आप प्लायर को रखोगे लाइक दिस, isn't it? ऐसे करके। और यदि आप इसे ऐसे घुमाना चाहते हो, कैसे, ऐसे ऐसे पकड़ के, है ना, जैसे ये था, इट इज लाइक दिस, ऐसे करके घुमाना चाहते हो, यानी इसे एंटी क्लॉकवाइज आप खोलना चाहते हो, ऐसे पकड़ के यू घुमाना चाहते हो, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, है ना। फोर्स कहां लगाया, मान लिया आपने फोर्स आपने यहां लगाया ऐसे करके, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द line of action of force, and what is the perpendicular distance, this is the perpendicular distance, this is the axis of rotation। और टॉर्क कैसे लगा रहे हो आपको, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है क्या बात। जबकि यदि आप मान लेते हैं ये हमारे पास स्क्रू है और ये हमारे पास एक प्लायर है, दिस इज प्लायर लाइक दिस, और इसे आप ऐसे ऐसे घुमाना चाहते हो, है ना, किस तरीके से घुमाना चाहते हो, ऐसे घुमाना चाहते हो, ऐसे, है ना, इसे बांधना, ये तो हो गया खोलना, ऐसे ऐसे तो खुलता है, और इसे टाइट करना, आप इसे ऐसे टाइट करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो हो जाएगी आपकी क्या, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे करके, और फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे लगाना पड़ेगा, क्लियर है क्या बात, फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। तो कैसे दे रहे हो आप फोर्स, यू हैव टू अप्लाई इन दिस वे, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे लगाना पड़ेगा, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज इनटू द बोर्ड। इसमें टॉर्क की डायरेक्शन होगी इनटू द बोर्ड होगी, और इसमें जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द बोर्ड होगी, आउट ऑफ द बोर्ड। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है क्या बात। लेकिन देखो अब ध्यान से देखो, अभी मैं आपको एक केस और बताता हूं, जैसे स्क्रू का अपन ने एक केस किया है ना, कैसे किया है, मान लेते हैं हमारे पास स्क्रू है, ठीक है, ये स्क्रू है, और हमारे पास ये एक प्लायर है,
ऐसे करके, दिस इज द प्लायर, ऐसे, ठीक है। अब यदि मान लिया आप इसे पकड़ के इस पे फोर्स ऐसे लगाते हो, तो फोर्स कहां से पास होता है बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, ऐसे करके। यानी कि यदि आप मान लेते हैं हमारा स्क्रू है और आप इसे इस तरीके से खींचते हो तो क्या रोटेट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्लियर है के बाद, यदि आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजार दोगे, क्योंकि टॉर्क क्या होता है बेटा, आर एफ साइन थीटा, है ना। यदि आप इस बिंदु को आर मान लोगे और ये भी एफ मान लोगे, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, 0, तो कितना हो गया, टॉर्क 0 हो गया। पहली बात तो ये तो मैथमेटिकली कह सकते हो। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं हम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो है, डिस्टेंस, फोर्स तो है, फोर्स कितना F, लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स खुद इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से होके जा रही है, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो टॉर्क कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। सो दिस इज द थिंग। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर है के बाद, तो मेरे ख्याल से आपको टॉर्क के डायरेक्शन के बारे में क्लियर कट आइडिया हो जाना चाहिए। क्लियर है बात। दूसरी बात अगर जो हम टॉर्क की बात करें, देखो टॉर्क को हम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। टॉर्क को यदि मैं एक हेड पंप का आपको एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, हेड पंप, जो आपने हेड पंप देखा होगा। हेड पंप से क्या ऊपर नीचे करते हैं तो पानी निकलता है। ध्यान से देखो, यदि अपन इसे एक हेड पंप मान ले तो पानी है यहाँ पे, और हमारा हेड पंप से पानी ऐसे निकलता है, और हमारे पास ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और ये हमारे पास होता है बेटा हैंडल होता है। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके ये हैंडल है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऐसे लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे फोर्स लगाएंगे। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज इट, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द आर्म। क्लियर है क्या बात, ये क्या है, इसकी लंबाई है। क्लियर है। तो अब देखो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क कैसे होगा, इनटू द बोर्ड होगा। इसमें यदि फोर्स ऐसे लग रहा है, इसे नीचे लाना है ना अपने को, तो फोर्स होगा, टॉर्क होगा अंदर की ओर। तो टॉर्क इज इनसाइड, टॉर्क इज इनसाइड। पहली बात डायरेक्शन तो ये, एंड मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं किसी समय ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। दिस इज एल एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, ये तो फोर्स हो गया, दिस इज द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से डिस्टेंस कितनी होगी, ये एल है, तो बेटा ये डी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो कितना लगा देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एल, एंड डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा इज द करेक्ट आंसर। तो एल हो जाएगा ये, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज डी। और बेटा डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एल कॉस थीटा। तो हियर द टॉर्क इज एफ एल कॉस थीटा, दिस इज द थिंग। नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से भी निकालना है, ऐसे नहीं है कि हमेशा आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है एफ आर साइन थीटा, वो तो होता ही है, लेकिन आर डिफरेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पे आप मैथमेटिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया था, लेकिन वहाँ साइन थीटा आ गया था, है ना, वहाँ थीटा अलग था, यहाँ पे थीटा अलग चीज है। थीटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से इस आर्म का एंगल है। क्लियर है क्या बात। तो ध्यान से देखो, थीटा की जो फॉर मैक्सिमम टॉर्क, क्लियर है क्या बात, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क जब होगा जब ये थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए। थीटा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो ऐसे करके ये तो था हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे थीटा 0 हो गया और फोर्स ये हो गया। नहीं आई बात समझ में, ऐसे करके। सो अब इस केस में थीटा कितना हो गया बेटा, 0 हो गया यहाँ पर, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना जाएगा,
मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा कितना, F इंटू एल आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में। दूसरी बात, अब थीटा इज इक्वल टू 0 पर तो मैक्सिमम टॉर्क है, पहली बात। ये क्या है, इसकी आर्म है ना। तो ध्यान से देखो, जब आप इस नल पे यहां फोर्स लगाते हो तो आसानी से आप इसे रोटेट कर पाते हो। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये रोटेशन मोशन कर रहा है ना, टॉर्क लगा रहे हो आप। लेकिन यदि आप इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पे फोर्स लगा करके कभी खींच के देखना नल को बिल्कुल उसके जॉइंट के पास, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास खींच के देखोगे तो आपसे वो नल हिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि अगर जो ये फोर्स इसकी जगह यहाँ पे आ जाए मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एल डैश। तो बेटा जो टॉर्क है, टॉर्क डैश कितना आ जाएगा, टॉर्क डैश विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो एफ उतना ही है, लेकिन एल डैश क्या हो जाएगी, एल डैश वुड बी लेस। एल डैश क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो टॉर्क डैश क्या हो जाएगा, नया टॉर्क डैश विल रिड्यूस्ड। और यदि कम टॉर्क होगा तो रोटेशनल मोशन नहीं होगी। अगर जो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि एल डैश कम है तो आपको टॉर्क उतना ही लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एफ की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर जो फोर्स बिल्कुल ही यहीं पे आ जाए, यानी कि एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाए, इफ एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, तो टॉर्क क्या होगा, 0। आप कितना भी फोर्स लगा दो, लेकिन यदि फोर्स आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास लगा रहे हो तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो इस चीज को ध्यान में रखना है अपने को कि टॉर्क विल डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है क्या बात। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये लेंथ ऑफ आर्म पे भी रिप्रेजेंट करती है ना, लेंथ, इस पे लेंथ ऑफ आर्म पे भी रिप्रेजेंट करती है। आप एक पॉइंट लिख सकते हो क्या, कि द टॉर्क विल डिपेंड्स अपॉन torque will depends upon the length of arm. More is the length of arm, more will be the torque. क्लियर है क्या बात, ये बात सही है। तो इस चीज को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। अब हम देखो टॉर्क कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक ये रोड है ना, ये रोड है, जैसे ये वाली रोड है अपनी, और यहाँ पर ये हिंज है ना, यहाँ पर इस तरीके से हिंज है। अब इसमें आप एक फोर्स लगाते हो, किस एंगल पर बेटा, थीटा एंगल पर फोर्स लगाते हो। लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ, दिस इज पॉइंट ओ। आपको ओ पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है बेटा, टॉर्क निकालना है। क्लियर है क्या बात। देखो इसे हम कैसे करेंगे, टॉर्क देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं इसे, है ना। थोड़ा टेक्निक है, उस टेक्निक को आप समझने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि उसे आप समझोगे तभी आपका ऐसा नहीं है कि बस आपने फॉर्मूला रट लिया तो हो जाएगा काम, है ना। तो देखो यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे, फाइंड टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ, मैं इसे साफ कर देता हूं। क्या होता है बेटा टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क जो होता है इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे करके लिख लेना। तो देखो कैसे निकालेंगे, फोर्स तो अपने को पता है, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, तो दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है क्या बात। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये ऐसे कर रहा है, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ गई बात समझ में। तो इफ दिस इज थीटा, तो फोर्स तो हमें ठीक है इंटू डी और करना है बेटा, डी के लिए हमें ये थीटा और एल दिया हुआ है, तो इफ दिस इज थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा, इसमें क्या लगा देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एल, तो डी कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। सो व्हाट इज डी, इज इक्वल टू एल साइन थीटा। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। और ये कैसे घुमा रहा है बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल से आप इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, इट इज लाइक दिस, अवे फ्रॉम द बोर्ड, है ना, अवे फ्रॉम द
बोर्ड। क्लियर है क्या? या आउट ऑफ द बोर्ड लिख दो, आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इसे आप एक से मेथड नंबर 1 लिख लो। मेथड नंबर 2 तो बहुत ही आसान है और इस कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे भी कैसे। मान लेते हैं हमारे पास ये रोड है और हमने फोर्स लगाया F ऐसे, तो व्हाट विल यू डू, यू विल रिजॉल्व द फोर्स लाइक दिस। यदि ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया बेटा, F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, F sin थीटा। क्लियर है क्या बात? आपने F cos थीटा और F sin थीटा को रिजॉल्व कर लिया। अब ध्यान से देखो, अगर जो मैं केवल और केवल इस F cos थीटा को कंसीडर करूं तो देखो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। क्लियर है क्या बात? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क अबाउट O यदि आप लिखोगे इसके अबाउट, F cos थीटा का टॉर्क कितना होगा बेटा, 0। क्लियर है क्या बात? कितना होगा, 0। समझ में आई बात? यदि आप ये स्क्रू है ना, सपोज ये स्क्रू है ऐसे करके, और इसे आप खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, है ना, सीधा खींच रहे हो, ऐसे करके खींच रहे हो, तो क्या खुल जाएगा ये, है ना? या ऐसे करके ऐसे खींच रहे हो आप, ऐसे करके खींचो, तो क्या ये स्क्रू रोटेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना? क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। टॉर्क 0 क्यों होगा? क्योंकि बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होकर के जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो इसका तो टॉर्क हो गया बेटा 0, इसका टॉर्क हम कंसीडर नहीं करेंगे। बचा कौन सा बेटा, F sin थीटा। क्लियर है क्या बात? तो बेटा व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यही हो गई सीधे सीधे L, तो बेटा इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, F cos थीटा, सॉरी F sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, L। सो दिस इज FL sin थीटा इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, डायरेक्शन कैसे देंगे? डायरेक्शन देंगे, देखो ध्यान से देखो, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रोड कैसे घूमेगी इस फोर्स के कारण, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे, ये कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। सो व्हाट इज द अलोंग द थंब, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज अलोंग द थंब। सो डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन इज आउट ऑफ द बोर्ड, है ना, आउट ऑफ बोर्ड। सो दिस इज द थिंग। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर है क्या बात? और हम क्वेश्चंस करते हैं, है ना, जैसे कि देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, अभी हमने एक रोड का एग्जांपल लिया है और हम एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? हम टॉर्क निकालना है अपने को, है ना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक ये रॉड है ऐसे करके, और ये यहाँ हिंज है ऐसे लटकी हुई है ना। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके इस पॉइंट से ये लटकी हुई है, तो ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे रोटेट कर सकती है। मान लेते हैं ये हमारे पास F = 10 न्यूटन है, और दिस इज एक यहाँ पर है F = 50 न्यूटन है। क्लियर है क्या बात? और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, 3 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, और F = 100 न्यूटन का फोर्स है। क्या बात क्लियर है? तो इसे हम 1 मीटर मान लेते हैं थोड़ा सा, और इसे 1.5 मीटर मान लेते हैं, और ये कितना है बेटा, ये थोड़ा 0.5 मीटर हो जाता है। यानी लेंथ कितनी हो गई रोड की, 2 मीटर। ये कहाँ पे लग रहा है, 1 मीटर पर, और ये लग रहा है F2 जो लग रहा है ना, इसे F2 मान लो, 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। दिस इज F1 एंड दिस इज F3, तो दिस इज O। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट O, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। क्लियर है क्या बात? तो देखो बेटा टॉर्क कैसे निकालेंगे। फिर टॉर्क होगा F1 F2 F3 रख रहा है, अपने को डेफिनेशन क्या अप्लाई करनी है, वी हैव टू अप्लाई द डेफिनेशन, द फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरीके से, और ये फोर्स F1 लग रहा है ऐसे, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है क्या बात? तो ये, और टॉर्क कितना है बेटा, फोर्स कितना है बेटा, 10 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी बेटा, 1 मीटर। क्लियर है बात? तो F1 का टॉर्क, नेट टॉर्क क्या होगा, F1 यानी 10 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर, ऐसे इंटू 1 मीटर। लेकिन ध्यान से देखो कि आपको एक रूल, आप एक रूल बना लो, रूल क्या बना लो कि अगर जो
यदि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो उसे नेगेटिव लेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है वैसे, लेकिन आप बना लो कि अंदर का टॉर्क पॉजिटिव, यदि टॉर्क अंदर की ओर है तो पॉजिटिव, यदि टॉर्क बाहर है तो नेगेटिव, ऐसा मान लो। अपोजिट भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं क्या ले रहा हूं, इनसाइड टॉर्क क्या लेंगे हम, इनसाइड टॉर्क पॉजिटिव लेंगे बेटा, और आउटसाइड टॉर्क क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये वाला टॉर्क देखो, F1 का टॉर्क इसके अबाउट कैसे घुमा रहा है, इसके अबाउट ये ऐसे घुमा रहा होगा, है ना, ऐसे। इट वुड बी रोटेटिंग बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो टॉर्क कैसा आ गया, आउटसाइड। तो बेटा आउटसाइड वाले टॉर्क को कैसे लेंगे हम, नेगेटिव ले लेंगे। दूसरी बात, अब देखो एक ये फोर्स लग रहा है F, कितना लग रहा है बेटा, F2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन लग रहा है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कितनी है बेटा, 1.5 मीटर। ये तो कितनी थी बेटा, 1 मीटर। नहीं आई बात समझ में, ये टोटल कितनी है, यहां लिख देता हूं, दिस टोटल डिस्टेंस इज 1.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऐसे लाइक दिस। तो अब देखो ये वाला टॉर्क तो ऐसे था, इसका टॉर्क इसे कैसे घुमाएगा, इसे ऐसे घुमाएगा। अगर जो आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो रोड कैसे हो जाएगी, रोड ऐसे घूमेगी ना। तो कैसे हो गया टॉर्क, इनसाइड हो गया। इनसाइड टॉर्क को क्या लेंगे, पॉजिटिव। कितना लेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन का, और यहां ध्यान से देखो, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये वाला फोर्स इसी पॉइंट से होकर के जा रहा है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट टॉर्क कितना जाएगा, -10, और ये कितना जाएगा, 15 पंजे 75, तो कितना आ गया 65 न्यूटन। तो नेट टॉर्क जो आ रहा है +65 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब प्लस क्या आ रहा है, इनसाइड आ रहा है। टॉर्क कैसे आ रहा है, इनसाइड। तो इसका मतलब ये रोड है, इस टॉर्क इसका तो 0 हो गया टॉर्क, है ना। इन दोनों टॉर्क का जो नेट इफेक्टिव है कैसे आ रहा है, इनसाइड द टॉर्क आ रहा है। यानी कि ये रोड कैसे घूमेगी, इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क के रिजल्टेंट जो आ रहा है वो अंदर की ओर आ रहा है, तो ये घूमेगी क्लॉकवाइज, रोड घूम जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। आगे बात सुनिए, और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके टॉर्क निकालने का कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, है ना। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होगी वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नहीं आता है तो फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, है ना, टॉर्क को समझने के लिए, है ना, टॉर्क की डायरेक्शन को समझने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, सॉरी ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे करके ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखो, यदि आप इस पे, ये फोर्स वेक्टर है, ऐसे करके इस फोर्स वेक्टर को ऐसे लगा रहे हो, है ना, ऐसे करके, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। जब ये ऐसे घूम रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। यदि इस फोर्स की यदि टेंडेंसी इसे ऐसे घुमाने की है तो यही तो डायरेक्शन है टॉर्क की। यदि इस फोर्स की टेंडेंसी इसे इस तरीके से घुमाने की है, कैसे, ये ऐसे करके, राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से, यदि ये फोर्स ऐसे घूम रहा है ऐसे करके, तो कैसे हो जाएगा, इनटू द बोर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आपको टॉर्क की डायरेक्शन निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये बात है। लिखो दूसरा क्वेश्चन, लिखो इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन फिगर फाइंड द net torque about point O if four forces are acting as shown in figure। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके मान लेते हैं, है ना। फिगर क्या है बेटा, देख लो। मान लेते हैं हमारे पास 4 फोर्स हैं, F। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके, और इस पॉइंट के अबाउट हमें इनका टॉर्क निकालना है। आगे बात समझ में। तो टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्शन के साथ लेंगे। क्या मानेंगे हम,
इनसाइड द टॉर्क पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, रूल लिख लेते हैं। इनसाइड टॉर्क क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और आउटसाइड टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो कैसे मान लेते हैं, अब ये F है ना, इसका टॉर्क, ये 20 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे तो 0 है, यहाँ 20, ये 40 मीटर है, और ये 60 मीटर है, ये 80 मीटर है ना। तो पहले इसका देखो, ये F1, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज 20 मीटर। लेकिन क्या है बेटा टॉर्क, ये वाला फोर्स, इसे छोड़ दो आप, ये फोर्स इस रोड को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अवे आउटसाइड टॉर्क है, तो इसका टॉर्क कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। हमने अज्यूम करा है ना। दूसरा, अगर जो ये वाला फोर्स लोगे तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यदि आप इस फोर्स को कंसीडर करोगे, देखो ध्यान से, ये वाला जो फोर्स है ऐसे लग रहा है इसके अबाउट, ये इस रोड को कैसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा। तो राइट हैंड रूल, क्या ऐसे घूम रहा है, नहीं, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इनटू द बोर्ड। तो टॉर्क क्या हो गया इसका, इनटू द बोर्ड, और इनसाइड द बोर्ड तो क्या लिया है हमने, पॉजिटिव। तो इसका टॉर्क क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। इसी तरीके से इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में होगा, नेगेटिव होगा, और इसका क्या होगा, क्लॉकवाइज में, और ये भी पॉजिटिव होगा। तो नेट टॉर्क हम लिख सकते हैं आसानी से, कितना बेटा, माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसमें आसानी से दे रखा है, कितना 20, इसका पॉजिटिव यानी फोर्स इंटू 40, दिस इज व्हाट 40 मीटर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव टॉर्क होगा इसका, और कितना होगा, F इंटू माइनस F इंटू 60, और इसका टॉर्क हो जाएगा पॉजिटिव F इंटू 80। तो देखो कितना आ गया, माइनस 20F प्लस 40F माइनस 60F और प्लस 80F। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, इससे कट गया तो कितना बचा, 40F। यानी नेट टॉर्क कैसा आ रहा है बेटा, 40F, यानी पॉजिटिव 40F आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है इनसाइड, इनसाइड का मतलब है ऐसे। तो यदि आप ये जो रोड है, यदि आप इसमें चारों इस फोर्स के टॉर्क को कंसीडर करोगे तो नेट टॉर्क पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव को क्या लिया है हमने, इनसाइड, यानी इनसाइड टॉर्क ऐसे है। तो अल्टीमेटली रोड कैसे घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, और टॉर्क क्या होगा, अंदर की ओर। तो यह कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूमेगी, और टॉर्क क्या होगा बेटा, इनटू द बोर्ड। नेट टॉर्क इज इनटू द बोर्ड। नहीं आई बात समझ में? अब मेरे ख्याल से अब आपको धीरे धीरे आपको टॉर्क की डायरेक्शन समझ में आ जानी चाहिए, जब तो आपको समझ में आता है ना। धीरे धीरे ही आप समझ सकते हो चीज़ों को, तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है बात। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, है ना। टॉर्क की हम बात कर रहे हैं, इनसाइड द टॉर्क पॉजिटिव लेंगे, रूल बना लेते हैं, ऐसा है नहीं, अपोजिट भी ले सकते हैं, है ना। इनसाइड टॉर्क पॉजिटिव और आउटसाइड टॉर्क क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे मान लिया है कि ये हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, और ये यहाँ पर बीच में हिंज है, और इसमें ऐसे करके ये यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, है ना। ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की साइड कितनी है बेटा, 2 मीटर है ऐसे, और इसकी रेडियस इसकी r मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे, है ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और रेडियस कितनी हो गई, r हो गई। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, इस पे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है इधर की ओर, कितना, 10 न्यूटन लग रहा है ना। एक फोर्स इस पे टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे करके, ये लग रहा है आपका 100 न्यूटन लग रहा है। क्लियर है क्या बात? दूसरा फोर्स आपका इस तरीके से लग रहा है, नहीं ऐसे नहीं लेते, दूसरा फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, F is equal to 50 न्यूटन, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन O। क्लियर है क्या बात? तो 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3। एक बार क्वेश्चन ठीक से देख लो, है ना। डिस्क है, डिस्क के सर्कमफेरेंस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो इस तरीके से लग रहा है, एक फोर्स इसके बिल्कुल ऐसे लग रहा है, ये तो परपेंडिकुलर टू द सर्कमफेरेंस है, और ये कैसा लग रहा है बेटा, टेंजेंशियली लग रहा है, और ये कैसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है। यू हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट O, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में और नीट में दोनों में बहुत बार पूछे गए हैं, है ना।
थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सॉल्व करना, लेकिन हम सीखना क्या चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे। क्लियर है क्या बात? तो देखो सबसे पहले F1 को खत्म करो आप, है ना। टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। F1 की लाइन ऑफ फोर्स क्या है? दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स। कहां से पास होकर के जा रहा है? ये ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। दिस इज द नेट टॉर्क। क्लियर है क्या बात? तो F1 का तो हो गया बेटा 0 हो जाएगा। अब व्हाट अबाउट F2? देखो F2 की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ये? सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r। क्या बात क्लियर है क्या आपको? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये दूसरी बात, अगर जो आप इसे देखोगे तो देखो ध्यान से, यदि ये डिस्क है और फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, तो बेटा ये डिस्क को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा आउटसाइड। और आउटसाइड के टॉर्क को क्या लिया है हमने? नेगेटिव। यानी इसका टॉर्क कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। और कितना होगा? नेगेटिव फोर्स इनटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? r, है ना। r की उसने वैल्यू दे दी होगी, बाद में कैलकुलेट कर देंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F3, ये है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये क्या है? लाइन है। कैसे? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो कितनी आएगी, है ना। एकदम सटीक चित्र बनाया है मैंने, है ना। ये दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, यानी कि d। नहीं आई बात समझ में? तो फोर्स तो हो गया F3, है ना। ये हो जाएगा F3, कितना? F3। F3 की वैल्यू कितनी है बेटा? F3 की वैल्यू है 50 न्यूटन। तो 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। d की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। d की वैल्यू देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये r है, ये r है ना। तो ये जो एंगल होगा, है ना, ये कितना होगा बेटा? 30 डिग्री होगा। तो यदि यही तो है d, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे cos 30 देखो, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो d कितना हो जाएगा बेटा? r cos 30, यानी कि r√3/2। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा टॉर्क कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 इंटू r√3/2। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फोर्स इस पे कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। तो इसके अबाउट देखो ध्यान से, फोर्स कैसे लग रहा है? इस पे ऐसे लग रहा है फोर्स। तो ये फोर्स इस डिस्क को कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो बेटा टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई? इनसाइड द बोर्ड। ऐसे करके घुमाएगा ना, यूं करके घुमा देगा ये फोर्स। तो टॉर्क अंदर की ओर हो गया, है ना, अंगूठे की तरफ। तो अंदर की ओर को क्या लिया है हमने? पॉजिटिव। तो ये, तो दिस इज 0 माइनस 100r प्लस 25r√3, है ना। तो ये आ जाएगा 25√3 माइनस 100 इंटू r की वो वैल्यू दे देगा, है ना। तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल टॉर्क जो आएगा इसका, वो अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है आउटसाइड, यानी कि कैसे घुमाएगा वो? अल्टीमेटली ये डिस्क जो है इस और इसके इफेक्ट में कैसे घूमेगी? इस तरीके से घूम जाएगी। तो ये चीज़ें आपको बेटा ध्यान में रखनी है। क्लियर है क्या बात? तो ये बात आप ध्यान में रखना है ना। कॉपी कर लो एक बार इसे, फिर और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन जो मिल सकते हैं। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। टॉर्क का ही क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। टॉर्क निकालना सीख रहे हैं हम, टॉर्क की डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन कैसे कि नेट टॉर्क, एक मिनट रुको, ये तो हो गया टॉर्क, है ना। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें, ये तो आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, है ना। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कभी कभी क्या देता है वो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं देता है, बल्कि वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता है क्वेश्चन को। वेक्टर फॉर्म में कैसे पूछेगा कि मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और इस पे फोर्स दे देगा वो वेक्टर फॉर्म में, कैसे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन ऐसे फोर्स दे देगा। क्लियर है क्या बात? और इस ये पॉइंट P है और ये इस तरीके से मान लेते हैं ओरिजिन है हमारा, है ना, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे देगा r इज वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो यू हैव टू फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन, ऐसे निकालना है। क्वेश्चन लिख लो, आप लिखो, इफ ए फोर्स वेक्टर F 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप is applied on a point P whose position vector is r vector is equal to I cap plus j cap minus k cap. Find torque of force vector about O. About O के about आपको क्या निकालना है बेटा? टॉर्क निकालना है ना। तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है फोर्स का, ना ही आपको एंगल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ क्या है? आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम, है ना, कैसे? टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, है ना। अब मैं आपसे समझता हूं कि आपने बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा वीडियो लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का देख लिया होगा और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ लिया होगा। तो r वेक्टर क्या? i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप क्रॉस फोर्स वेक्टर कितना है बेटा? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, i कैप j कैप k कैप। अब यहां पे पहले r वेक्टर आता है, r पहले आता है, फोर्स बाद में आता है। ध्यान रखना, यदि आप इसे इंटरचेंज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b जो होता है इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, है ना। a क्रॉस b और b क्रॉस a एक कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, इसलिए इसकी आप पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो r वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 ये आ गया। f वेक्टर का कोफिशिएंट 2 1 3 2 1 3। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, है ना। कैसे? तो i वेक्टर का कोफिशिएंट कितना आएगा? i वेक्टर का कोफिशिएंट कितना लिखूं? इसे छुपा लेते हैं, 3 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। फिर माइनस j कैप लिखते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है और j कैप, फिर इसे छुपा लेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 2 आ जाता है। फिर यहाँ पर क्या आता है बेटा? k कैप आता है। क्लियर है क्या बात? तो k कैप में इसे छुपा लेंगे 1 माइनस 2, यानी कि 1 माइनस 2 ऐसे करके आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप और माइनस k कैप। दिस इज द नेट टॉर्क, दिस इज द नेट टॉर्क। 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछे कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है तो बेटा 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से आप इसका टोटल मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो। कितना जाता है? 16 और एक 17 प्लस 25 कितना जाता है बेटा? 7 और 5 12, हाथ से लग गया 1, 42 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको फोर्स और पोजीशन वेक्टर दे देगा, है ना, और आपको क्या पूछेगा? टॉर्क पूछेगा पॉइंट O के अबाउट, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन क्या कर देता है? थोड़ा सा चेंज कर देता है। क्वेश्चन में क्या देगा? वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा। कॉम्प्लिकेट क्या कर देगा? कैसे कर देगा कि आपको वो ओरिजिन के अबाउट नहीं निकलवाएगा टॉर्क, वो किसी पॉइंट P के अबाउट निकलवा देगा, है ना, A के अबाउट निकलवा देगा। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई बॉडी है और ये हमारे पास कोई ओरिजिन है, ऐसे करके, है ना। हमने फोर्स लगाया इस पॉइंट P पर, फोर्स वेक्टर लगाया 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप न्यूटन, एक फोर्स लगाया। क्लियर है क्या बात? तो यू हैव टू फाइंड, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? जिस पॉइंट पे लगाया इसका पोजीशन वेक्टर 1, 2, -1 ऐसे दे रखा है। तो एक दूसरा पॉइंट है A और उसका पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? या Q दे दें ऐसे, है ना, Q दे दें कितना? -1, 2, 2 ऐसे करके है।
ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ओरिजिन। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको मैं क्वेश्चन प्रॉपर लिखा देता हूं आपको। लिखो बेटा, इफ ए फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k कैप न्यूटन is acting on a point 1, 2, -1, find the torque of this force about point Q whose position vector, या whose position vector लिख लो, या whose coordinates are given by -1, 2, 2। यानी इसके अबाउट आपको क्या निकालना है, इसे थोड़ा सा यहां लिख देते हैं ना, Q। इसके अबाउट क्या निकालना है आपको, टॉर्क निकालना है। क्लियर है क्या बात? यदि आप इसे Q -1, 2, 2 इसके अबाउट निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। P का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, P का पोजीशन वेक्टर है RP वेक्टर, और RP वेक्टर कितना लिखूं बेटा, I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, I कैप 2k कैप माइनस k कैप मीटर। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अगर जो आपको ये RQ वेक्टर लिखें, व्हाट इज RQ? RQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, कितना, -i कैप 2j कैप और प्लस 2k कैप मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो हमें तो क्या निकालना है, हमें तो ये पॉइंट P पे फोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट Q है और ये वेक्टर होगा कोई R, है ना, और इसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है ऐसे। तो बेटा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा R क्रॉस F होगा। नहीं आई बात समझ में? टॉर्क क्या होगा, R क्रॉस F होगा। व्हाट इज R? इज द वेक्टर बिटवीन P एंड Q, है ना, ये ऐसे करके। तो अब R निकालना है, R का मतलब हमें क्या निकालना है, वेक्टर R निकालना है ये। तो देखो वेक्टर R कैसे निकालेंगे, इसे O मान लिया, इसे Q मान लिया, इसे P मान लिया। वेक्टर मैथमेटिक्स से OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, है ना। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ऐसे। तो बेटा OQ वेक्टर कितना है, RQ प्लस R इज इक्वल टू RP वेक्टर, इंप्लाइज दैट वेक्टर R इज इक्वल टू RP माइनस RQ। बेटा RP की वैल्यू कितनी है ना, यहां लिख देता हूं, R वेक्टर इज इक्वल टू RP की वैल्यू कितनी है, I प्लस 2j माइनस k माइनस I प्लस 2j प्लस 2k कैप, है ना। तो कैलकुलेट करेंगे, 2i j से j कट जाएगा और ये कितना जाएगा बेटे, माइनस 3k कैप मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द वेक्टर R। नहीं आई बात समझे? बेटा यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा अबाउट पॉइंट, है ना। दिस इज व्हाट, टॉर्क अबाउट Q। कितना आया, अबाउट Q कितना आएगा, R वेक्टर कितना है बेटा, 2i कैप माइनस 3k कैप क्रॉस फोर्स वेक्टर कितना था हमारा, 2i माइनस j सॉरी प्लस j माइनस k। कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, i करेंगे, j करेंगे, k करेंगे। यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है 2 और j का कोफिशिएंट 0 और k का कोफिशिएंट माइनस k। बेटा यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2, 1, -1। क्लियर है क्या बात? तो देखो कैसे करेंगे, अब i लिखेंगे माइनस j लिखेंगे, देन वी विल राइट k। अब देखो जब i लिखेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस या 3 आएगा। जब j का कोफिशिएंट लिखेंगे तो इसे छुपा लेंगे, -2 और +6, -2 +6 आएगा। इसे छुपा लेंगे तो 2 माइनस 0 आएगा। तो कितना जाएगा बेटा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द torque vector. So what is it? This is the torque vector of this force about point Q, not about the origin. यही तो बात है ना। This is torque about Q, about point Q, not the origin. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आपको सवाल करने हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और कराता हूं जो कि बहुत बार नीट में भी पूछा गया है डिफरेंट तरीके से, कि जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड होता है। इसका क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगुलर मोमेंटम का भी होता है और इस प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को आप टॉर्क
में भी पूछ सकते हैं। वो किस तरीके से पूछेंगे तो ध्यान दीजिए, है ना। मैं बस कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं लिखाता हूँ। कैसे कि मान लिया हमने एक प्रोजेक्टाइल m मास का फेंका u वेलोसिटी से, तो जब ये मोशन करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो देखो ये पॉइंट A है ना, और ये पॉइंट B है मान लेते हैं, ये पॉइंट O है, ये थीटा है। आ गई बात समझ में। ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड टॉर्क व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एट A, सेकेंड एट B। यानी कि जब प्रोजेक्टाइल यहां पर हो और जस्ट टकराने वाला हो, है ना, जस्ट क्या है, जस्ट बिफोर हिटिंग, क्लियर है क्या बात, हिटिंग करने से पहले, क्लियर है क्या बात। तो देखो ध्यान से देखो, अबाउट O, ये तो लिखना ही भूल गया, अबाउट O आपको टॉर्क निकालना है। तो ये तो हो गया O पॉइंट। जब पॉइंट यहां पर होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटी फोर्स जब A पर होगा तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड D इज इक्वल टू R/2 इज द करेक्ट आंसर। तो व्हेन इट इज एट A, तो बेटा टॉर्क कितना होगा, अबाउट O कितना लिखूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, R/2, और बेटा mg/2, 2 तो ये आ गया। R की वैल्यू कितनी होती है, u² sin 2 थीटा अपॉन g होती है। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी, g से g कट जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू m² अपॉन 2 और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे कर देंगे, है ना। एक मिनट, r की वैल्यू u² sin 2 थीटा अपॉन g होती है, g से तो g कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। दिस इज mu² sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द टॉर्क अबाउट A व्हेन इट इज एट, टॉर्क अबाउट O व्हेन इट इज एट A। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा, जब वो B पर हो, एट B, ध्यान से देखो, एट B का मतलब क्या है कि आपने फेंका इसे और B पे यहां पर है, तो mg तो लगेगा नीचे की ओर। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, नहीं आई बात समझ में। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क की डायरेक्शन, इस वाले केस में भी टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द बोर्ड होगी, और इसमें भी कैसे होगी, ये इसको कैसे घुमा रहा होगा, ऐसे घुमा रहा होगा। तो टॉर्क क्या होगा बेटा, टॉर्क इनसाइड होगा, इसमें भी इनसाइड होगा, और इस वाले केस में भी क्या होगा बेटा, इनसाइड होगा। दूसरी बात, इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड D इज इक्वल टू कैपिटल R। सो टॉर्क अबाउट O व्हेन इट इज एट B इज इक्वल टू mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg इंटू R की वैल्यू u² sin 2 थीटा अपॉन g इज द करेक्ट आंसर। g से g कैंसिल हो जाएगा, दिस इज m² sin 2 थीटा इज द करेक्ट आंसर। दिस द टॉर्क अबाउट O। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द टॉर्क ऑफ द बॉडी। क्लियर है क्या बात, ये इस तरीके से करना है अपने को, ठीक है, ये बात है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि आपने ट्रांसलेशनल मोशन में देखा था, ट्रांसलेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल मोशन में क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यदि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर है तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और उस पे नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और टॉर्क, नेट टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो घूम नहीं रहा है। यदि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन है तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास का, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना है। तो हेडिंग डालिए बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या बात। व्हाट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लिख लो, इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी is 0,
then the body is in rotational equilibrium. Then the body is in rotational equilibrium. That is, the angular acceleration of the body is, that is angular acceleration of the body is 0. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में समझा देता हूं, है ना। नेट टॉर्क तो होना चाहिए रोटेशनल में 0। यदि आप ट्रांसलेशनल की बात करते हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की यदि आप बात करते हो, दिस इज इक्विलिब्रियम, तो उस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए बेटा? 0, है ना। 0 लिखते हैं वेक्टर में। फिर से मैं बता दूं, वेक्टर में आप 0 नहीं लिख सकते, इट वुड बी रिटन एज नल वेक्टर। इसी तरीके से एफ नेट को हम नल वेक्टर ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमने मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक ब्लॉक है मास m, ध्यान से देखना बेटा, मास m है, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दूं और यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स इस तरीके से लगा दूं, साथ में इधर 30 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, तो मेरे को आप ये बता दो कि इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना है बता सकते हो? नेट फोर्स इज 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो किस में होगा बेटा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब यदि इसकी वेलोसिटी v है तो v वेलोसिटी से चलता रहेगा, और यदि ये रेस्ट पे रखा हुआ है तो रेस्ट पे ही रखा रहेगा। यही इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि वो रेस्ट पर है। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर जो मैं ये इस तरीके से एक बॉडी है, यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, है ना, और 1 मीटर डिस्टेंस पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा दूं इधर, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 50 न्यूटन, ऐसे करके एक रोड रखी हुई है ऐसे, है ना, लंबी रोड रखी हुई है, 30 न्यूटन का ऐसे, 15-15 न्यूटन का ऐसे 1 मीटर पर। नहीं है ये बात समझ में? अब देखो नेट फोर्स कितना है इस पे, इस पर भी नेट फोर्स 30 न्यूटन का इधर की ओर लग रहा है, 15 और 15, 30 माइनस 15 0, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बॉडी। यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट, सेंटर ऑफ मास क्या है इसका? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। लेकिन अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसका रोटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो टॉर्क कितना है? 0। अब देखो टॉर्क, आप किसी भी एक बॉडी का टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लोगे तो टॉर्क क्या आता है? हमेशा कांस्टेंट ही है ना, आएगा। जैसे इसमें यदि हम देखें कि ये तो O है और पॉइंट A है, पॉइंट B है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखोगे तो नेट टॉर्क 0 ही आएगा। इस केस में कैसे आएगा? देखो अबाउट O, यदि आप टॉर्क लिखोगे बॉडी का, ध्यान से देखो O के अबाउट, तो बेटा ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है ये कहाँ लग रहा है? ये तो ऊपर ही लग रहा है। दूसरा ये 50 न्यूटन है, और ये भी कितना है बेटा? 15 न्यूटन है ना। तो बेटा नेट टॉर्क के बारे में बात करें तो 30 न्यूटन का टॉर्क कितना हो गया? 0, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ जा रही है? O से ही होकर के जा रही है। तो 30 न्यूटन का टॉर्क तो होगा नहीं, होगा किसका? 15 न्यूटन का टॉर्क होगा। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। साथ में इसकी डायरेक्शन बता सकते हो? ये इस रोड को, ये इस पॉइंट के अबाउट इस रोड को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा? ऐसे घुमाने की, आउटसाइड। और आउटसाइड को क्या ले लेते हैं हम? आउटसाइड को ले लेंगे हम नेगेटिव, और इनसाइड को ले लेंगे क्या हम? पॉजिटिव। थोड़ी देर के लिए उल्टा भी मान सकते हो। तो अगर जो ये आउटसाइड है तो इसका टॉर्क कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। इसी तरीके से ये 15 न्यूटन का फोर्स है ऐसे, और ये ऐसे है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। और ये क्या है? इनसाइड। और इनसाइड के टॉर्क को क्या ले लिया? मान लिया हमने पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ में? तो बेटा 15 न्यूटन इस वाले फोर्स का टॉर्क कितना होगा? -15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी कितनी है बेटा? 15 इंटू 1। तो नेट टॉर्क कितना आ गया बेटा? 0। तो बेटा ये वाली रॉड
रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अब हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 है इसमें भी और इसमें भी, और साथ में इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। लेकिन यदि मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दूं, है ना, जिससे कि आपको समझ में आए, बस ध्यान बात है आपको समझाने की। कैसे कि मान लिया 30 न्यूटन का फोर्स तो ऐसे लग रहा है और ये 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है 1 मीटर डिस्टेंस पे, और 1 मीटर डिस्टेंस पर ही इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मेरे को बता दो कि इस रोड पर है ना, ये किस में रखी है बेटा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, ऐसे करके, है ना। ध्यान देने वाली बात है। ऐसे 30 न्यूटन का तो ऐसे लग रहा है, ऐसे 15 न्यूटन का, 20 न्यूटन का ऐसे, और 10 न्यूटन का ऐसे। अब देखो, यदि इस पे एक्सटर्नल फोर्स निकालोगे तो वो कितना आएगा? 0। 30 न्यूटन का इधर की ओर और 20 है ना, कितना आएगा? 30 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन यदि आप इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालोगे तो दैट टॉर्क विल नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क 0 नहीं आएगा, और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो नेट टॉर्क में इसका आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। क्लियर है क्या बात? देखो, नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे? नेट टॉर्क निकालने के लिए कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा? इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। ये 30 न्यूटन का फोर्स, टॉर्क हमें किसके अबाउट कैलकुलेट करना है? अबाउट O, यू हैव टू फाइंड द नेट टॉर्क। ठीक है, ऐसे करके। तो O के अबाउट निकालना है तो 30 न्यूटन को तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही होकर के जा रहा है, तो 30 न्यूटन का नेट टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है डिस्टेंस 0। दूसरा, ये 20 न्यूटन है ना, तो देखो यदि ये 1 मीटर है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी बात, ये इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। कैसे? मान लेते हैं फोर्स ये O है और ये फोर्स है F लग रहा है इस पे, तो ऐसे नहीं घुमाएगा ये, किधर को? इनसाइड। इनसाइड को क्या मान ले थोड़ी देर के लिए? पॉजिटिव। आप नेगेटिव भी मान सकते हो। तो इसका टॉर्क कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, यानी प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। दूसरी बात, अब इस पे देखो, ये है 10 न्यूटन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 मीटर। जैसे कि यहां देखो ध्यान से कि इसे ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ऐसे लग रहा है, और इसके अबाउट ये से कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ गई? आउटसाइड। आउटसाइड को क्या ले लिया बेटा हमने? नेगेटिव। तो इसका टॉर्क कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टोटल टॉर्क कितना आ गया बेटा? 10 न्यूटन मीटर इज द आंसर। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, पिछले जो 3 क्वेश्चन करे हैं हमें, उससे ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि किसी बॉडी पर नेट टॉर्क क्या इस पे 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 है, लेकिन इस पे प्रीवियस क्वेश्चन में नेट टॉर्क भी 0 था और नेट फोर्स भी 0 था, और ये नेट फोर्स इस पे 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, लेकिन इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें होगा, है ना, क्योंकि रोटेशनल मोशन करेगा। क्लियर है कि बात? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दोनों में अंतर होता है, ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं बहुत और अच्छे से लेता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। अपने पास जो क्वेश्चंस हैं, वो रिसर्च करके हमने बनाए हैं। इस सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चन सिंपल हैं और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा 100%, इस बात की हमारी गारंटी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास एक ही रोड है ना, और इसमें 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। क्लियर है क्या बात? 1 मीटर और 1 मीटर ऐसे है, ऐसे करके ये पॉइंट, ये 1 मीटर है। तो आपको बताना है, अब देखो बस ऐसे रखी हुई है रोड, ऐसे रखी हुई है रोड, ऐसे है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वो तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये 20 न्यूटन ऐसे, 20 न्यूटन ऐसे,
नहीं आई बात समझ में? तो एफ नेट कितना हो गया बेटा 20 + 20 = 40 न्यूटन। नहीं आई बात समझ में? एफ नेट = m × ACM रख देंगे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, और ACM कितना आ जाएगा 40/m, m की वैल्यू दे रखा होगा, इसलिए बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? दूसरी बात, अब अगर जो हम पॉइंट O के अबाउट नेट टॉर्क अबाउट O यदि कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखो, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये इसे कैसे घुमाएगा? ये फोर्स ऐसे घुमाएगा, है ना। टॉर्क कैसे होगा? इनटू द बोर्ड, और इनसाइड को क्या ले लिया हमने? पॉजिटिव। इनसाइड को क्या ले लिया? पॉजिटिव। तो इसका टॉर्क होगा पॉजिटिव और इसका टॉर्क होगा नेगेटिव। तो नेट टॉर्क देखो, इसका पॉजिटिव 20 × 1 - 20 × 1, नेट टॉर्क क्या हो गया? 0। नेट फोर्स 0 नहीं है, जबकि नेट टॉर्क 0 है। नेट फोर्स 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 नहीं है तो इसका मतलब ये लीनियर मोशन तो करेगा, लेकिन नेट टॉर्क क्योंकि 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका 0 है, और इस वजह से ये रोटेशनल मोशन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर है क्या बात? तो अभी हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो यदि आपको इक्विलिब्रियम के बारे में हम पूछें कि बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम में है ना, टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एफ नेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उस पे नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? 0, और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द टोटल इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड बॉडी। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना। तो आप पॉइंट बना के लिख भी सकते हो कि फॉर द टोटल इक्विलिब्रियम, है ना, और परफेक्ट इक्विलिब्रियम द बॉडी शुड बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे, जो एग्जांपल इलस्ट्रेशन किए हैं, उसमें किसी में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और किसी में रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, किसी में रोटेशनल है और किसी में ट्रांसलेशनल नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नीट में और जेईई मेंस में इस प्रकार से आते हैं कि उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम पाए जाते हैं। तो और बच्चों से सवाल पूछते हैं, तो किस तरीके के सवाल पूछेंगे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक रोड है और इसकी मास कितना है बेटा m और लेंथ कितनी है बेटा l, और ये आपको इस तरीके से टंगी हुई है, दोनों कॉर्नर से टंगी हुई है। क्लियर है के बाद यहाँ पे टंगी हुई है, तो देखो आप ये मास m है और लेंथ कितनी है इसकी l। आगे बात समझ में? दूसरा, अब आपको इसमें निकालना है कि देखो ये बॉडी ये ऐसे 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 टंगी हुई है, तो ऐसे ही है ना, तो ये हिल रही है और ना रोटेट कर रही है। तो कौन से दोनों इक्विलिब्रियम है इसमें? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आपको क्या करना है इसमें? T1 और टेंशन T2 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, आपको जब भी आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है टॉर्क इज 0। तो टॉर्क इज 0 का मतलब है बॉडी यदि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या ले लोगे आप? 0 ले लोगे, ये बात है। तो देखो क्वेश्चन लिख लो इसमें, फाइंड T1 एंड T2 दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 इन फिगर। क्लियर है के बाद? तो देखो कैसे आप इसका एफबीडी बनाओ बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे जब, तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे? तो mg नीचे की ओर लगेगा। दूसरा, इसमें टेंशन T2 मान लेते हैं ऊपर की ओर, टेंशन T1 ऊपर की ओर लगेगा। अब यदि आपको टेंशन T1 T2 की डायरेक्शन नहीं पता तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर देख सकते हैं, और नहीं भी देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं क्या कि जो टेंशन होता है वो अलोंग द स्ट्रिंग लगता है और अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। ये बॉडी है, टेंशन स्ट्रिंग में अवे फ्रॉम द बॉडी है, इस तरीके से लगेगा। दूसरी बात, अब ये बॉडी क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? नीचे का फोर्स
mg इंप्लाइज दैट नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक तो इक्वेशन बन गई किससे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से, दूसरी इक्वेशन बनेगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। का मतलब क्या है, नेट टॉर्क जीरो, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो। मान लिया ओ है, ये ए है और ये बी है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। मैं ले लेता हूं आपको ओ के अबाउट टॉर्क, है ना, इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लेता हूं, अबाउट ओ, है ना, टॉर्क नेट कितना लिखूं, ओके। फोर्स कितने लग रहे हैं, 3, कौन सा, mg कहां से पास होकर के जा रहा है, ओ से, तो mg इंटू 0, कहानी खत्म। दूसरी बात, ओ के अबाउट T1, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L/2, नहीं आई बात समझ में, तो ये कैसे घुमाएगा, T1 इस रोड को कैसे घुमाएगा, ऐसे करके क्लॉकवाइज इनसाइड को क्या मान लिया मैंने, पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी मान सकते हो। इसका टॉर्क कैसे होगा बेटा, पॉजिटिव, इसलिए इसका टॉर्क कैसे होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये ऐसे घुमाएगा। और कितना टॉर्क होगा इसका पॉजिटिव, इसका टॉर्क होगा T1 इंटू L/2, और इसका टॉर्क कितना होगा बेटा, -T2 इंटू L/2, और नेट टॉर्क कितना है, 0, तो ये तो 0 हो गया, और T1 माइनस T2 इंटू L/2 कट जाएगा, तो T1 बराबर T2, इससे कंडीशन आ जाती है। दूसरी बात यहाँ पे mg इज इक्वल टू T1 प्लस T1 लिख लेंगे, क्योंकि T1 और T2 बराबर है, तो 2T1 इज इक्वल टू mg और T1 इज इक्वल टू mg/2, और यही तो वैल्यू किसकी है बेटा, T2 की भी है। नहीं आई बात समझ में, यानी कि दोनों रस्सियों में जो टेंशन है वो सेम है, और वो T1 एंड T2 mg/2 के इक्वल है। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप बिना देखे भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो इस तरीके से नहीं होगा, इतने सिंपल वे से नहीं होगा। आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, और रस्सी को थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है, कि भाई रस्सी को यहाँ नहीं लगा रहे हम, रस्सी को क्या लगा रहे हैं हम, रस्सी को थोड़ा हमने यहाँ पर लगा दिया, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, L/4, ये डिस्टेंस कितनी है, L/4, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, L/2, क्लियर है के बाद, और ये हो गया M, नहीं आई बात समझ में, दिस इज M। तो रस्सी लेंथ कितनी है बेटा इसकी, L, टोटल लेंथ कितनी है, L, मास कितना है, M रोड का, और 2 रस्सी टंगी हुई हैं, रस्सी 1 और रस्सी 2, यानी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 में टेंशन कितना मान ले बेटा, T1, स्ट्रिंग 2 में टेंशन कितना मान ले, T2। यू हैव टू फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 इन द फिगर, क्लियर। अब कैसे करेंगे, ये बॉडी जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो देखो इसका एफवीडी बना लेते हैं बेटा, कितने फोर्स लगेंगे। एक तो इस पे क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा नीचे की ओर, दूसरा इस पे टेंशन T1 लगेगा इस डायरेक्शन में, और साथ में T2 लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है बेटा, F net 0। बेटा F net 0 का मतलब क्या है, नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, खींचने वाला फोर्स कितना है, mg, और रोकने वाला फोर्स कितना है बेटा, T1 प्लस T2 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, इन द T1 प्लस T2 बराबर mg। दूसरा जो रिलेशन आएगा वो किससे आएगा, टॉर्क से आएगा। टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं हम O के अबाउट ले लेते हैं, पॉइंट के अबाउट, है ना। इसमें मैं आपको O और A दोनों तरीके से लेकर के दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, है ना, पहले टॉर्क अबाउट O, टॉर्क अबाउट O। यदि आप O के अबाउट टॉर्क लोगे तो बेटा यहां बना देते हैं, दिस इज mg, तो ये तो O से ही होके जा रहा है ना, और दिस इज T1 और दिस इज T2। तो देखो mg का टॉर्क कितना हो गया बेटा, mg का टॉर्क हो गया 0, क्यों, क्योंकि ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही होके जा रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा T1 कहां से होके जा रहा है, इस पॉइंट से होकर जा रहा है, और दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और कैसे घुमा रहा है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की, इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इनटू द वोट। इनसाइड को क्या लेंगे, पॉजिटिव, इनसाइड को पॉजिटिव लेंगे तो इसका टॉर्क क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसका टॉर्क निश्चित रूप से नेगेटिव आएगा। तो टॉर्क इसका कितना आएगा, T1 इंटू L/2, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, दिस इज इक्वल टू L/2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4,
तो इसका टॉर्क नेगेटिव माइनस T1 इंटू L/4, नेट टॉर्क इज 0, और ये आ गया T1 L/2 माइनस दिस इज अवर T2 इंटू L/4। क्लियर है क्या बात? अब देखो कैसे करेंगे, T1 इज इक्वल टू T2/2 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब T1 T2 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके T1 T2 की वैल्यू रख देंगे, जैसे कि यहाँ से T2 कितना आया बेटा, T2 आया 2T1, तो mg इज इक्वल टू T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आई, T2 की वैल्यू आ गई आपकी 2T1, और देयरफॉर T1 इज इक्वल टू mg/3 इज द करेक्ट आंसर। यदि T1 mg/3 है तो T2 कितना हो जाएगा, इसलिए T2 इज इक्वल टू 2 इंटू mg/3 इज द करेक्ट आंसर। सो these are the tension in the string. These are the tension in the string T1 and T2 if this is slightly shifted from one end to another end। हाँ, अभी तो मैं आपसे कह रहा था कि क्या ये तो हमने अबाउट टॉर्क लेके कैलकुलेट कर दिया। सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अबाउट ए के भी हम लेकर के कंसीडर कर सकते हो, उससे डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है। कैसे, मान लिया तो mg तो यहाँ पर है और यहाँ पर ये T2 है और यहाँ पर क्या है बेटा T1 है। मान लेते हैं नेट टॉर्क अबाउट ए लेते हैं, ध्यान से देखना, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे। तो यदि ए के अबाउट लोगे तो देखो T1 जो फोर्स है वो ए से ही होकर के जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर जा रहा है, इसलिए T1 का टॉर्क कितना हो जाएगा 0। दूसरी बात ये है mg एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स mg, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा L/2। दूसरी बात mg की टेंडेंसी से किधर की ओर घुमाने की होगी, mg की टेंडेंसी इसे क्लॉकवाइज घुमाने की होगी, और देयरफॉर द टॉर्क विल बी इनसाइड। तो इनसाइड को क्या ले लिया, इस पॉजिटिव, इसका टॉर्क क्या होगा पॉजिटिव, जबकि ये T2 है और इसके अबाउट ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी L/2 प्लस L/4। दूसरी बात, ये इसे कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे नेगेटिव, है ना। तो देखो इसका टॉर्क कितना जाएगा, mg का टॉर्क तो हो जाएगा बेटा 0, इसका टॉर्क हो जाएगा पॉजिटिव कितना mg इंटू L/2, और इसका टॉर्क माइनस, है ना, माइनस कितना, फोर्स है T2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 प्लस L/4, L/2 प्लस L/4 इज इक्वल टू 3L/4, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 3L/4 आ जाएगी। तो नेट टॉर्क ये तो हो गया 0, दिस इज नेट टॉर्क, कितना आ गया नेट टॉर्क mg इंटू L/2 माइनस T2 इंटू 3L/4, और नेट टॉर्क भी कितना है 0, क्यों, क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। दूसरी बात, L से L कट जाएगा, L/2 से L/2 कट जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा 0, mg माइनस 3T/2/2, तो T2 कितना आ गया बेटा 2mg/3। तो यहाँ से डायरेक्ट T2 की वैल्यू आ गई, है ना। इसे तो हमने कैलकुलेट नहीं करा, इसे नहीं करेंगे फिर, है ना। इसे क्यों करेंगे, ये करा है, पहले तो ये इक्वेशन लिखी हमने, ये वाली इक्वेशन लिखी, फिर ये इक्वेशन लिखी। यहाँ से इक्वेशन क्या थी, mg बराबर T1 प्लस T2। अब T2 की वैल्यु आ गई तो T1 निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे, T1 इज इक्वल टू mg माइनस T2, mg की वैल्यू तो mg है माइनस T2 की वैल्यू 2mg/3, कितना आ जाएगा बेटा 3mg माइनस 2mg/3, एंड दिस इज इक्वल टू mg/3 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आंसर आ जाता है इसका, टोटल आंसर आ जाता है इसका mg/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से तो आ रहा था T1 इज इक्वल टू mg/3, इससे भी आया था, और T2 इज इक्वल टू mg/3 उस पोर्शन से भी आया था। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्लियर है क्या बात। तो ये बात है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इसी टाइप का रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, है ना, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे है कि अब की बार ये रोड जो है वो टंगी हुई नहीं है ना। कैसे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रोड है लाइक दिस, है ना, और ये 20 kg की बोर्ड है, 20 kg की एक रोड है,
है ना, और 2 मीटर इसकी लेंथ मान लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग एक कॉर्नर से है, दूसरी स्ट्रिंग भी इसके कॉर्नर पर है, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर दूरी पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास कितना बेटा 40 kg है। आगे बात समझ में, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि यू हैव टू फाइंड द टेंशन इज T1 एंड T2, है ना, फाइंड टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग। तो क्या बात है, इस यदि आप रोड को कंसीडर करोगे तो इस रोड को इस ब्लॉक के, है ना, इस रोड को इस ब्लॉक के में कंसीडर करोगे तो रोड क्या है आपकी, रोड है आपकी इक्विलिब्रियम में। कौन कौन से इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यदि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे तो एक तो 2G फोर्स लगेगा, सॉरी 20G फोर्स लगेगा, दूसरा यहाँ पे बेटा T2 लगेगा और एक यहाँ पे T1 लगेगा। अब यदि आप 40G को कंसीडर करोगे, क्लियर है क्या बात, तो यदि आप 40G का यहाँ पे FBD बनाओगे तो 40 वाले पे कितना फोर्स लगेगा, 40G तो नीचे की ओर, और नॉर्मल लगाएगा कौन, नॉर्मल लगाएगी रोड किस पे, 40G पे। लेकिन 40G तो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स इस पे कितना 0, तो इसका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा 40G के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब देखो रोड पे, इस रोड पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे, एक तो ग्रेविटी लगाएगी, अर्थ लगाएगी नीचे की ओर, ये वाली स्ट्रिंग T2 ऊपर की ओर, ये वाली स्ट्रिंग T1 ऊपर की ओर। 40G भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, जितनी रोड इस पर लगा रही है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। रोड 40G पर कितना फोर्स लगा रही है, 40G पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो 40G भी ये ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल फोर्स लगा देगा। सो दिस इज द FBD ऑफ द रोड। FBD बनाने में ही गड़बड़ हो जाती है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो यहाँ पर FBD बनाए भी हो जाता है, लेकिन यदि आप इससे और आगे बढ़ेंगे तो ये ही इसी FBD से करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी मेहनत करी, नहीं तो पता है क्या करता, मैं इसे यहाँ पे 40G भी लिख देता तब भी आंसर आ जाता, लेकिन नाउ इट इज करेक्ट। अब ये कौन कौन से इक्विलिब्रियम में है, पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, F नेट 0, बेटा F नेट 0 का मतलब क्या है, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, नीचे फोर्स लग रहे हैं 20G, इसे मैं थोड़ी देर के लिए, चलो नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं 20G प्लस नॉर्मल, ऊपर की ओर T1 प्लस T2, तो 20G प्लस नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 40G इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60G इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, तो ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा, दूसरा रिलेशन आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप क्या कर दो, टॉर्क को 0 कर दो। तो जनरली हम टॉर्क को इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे पॉइंट के अबाउट 0 करते हैं जिसमें हमें कन्वीनियंट हो, इसका मतलब कि हमारा कम से कम कैलकुलेशन हो। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं पॉइंट A के अबाउट, है ना, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे O मान लेते हैं। तो पॉइंट A के अबाउट मैं इससे नेट टॉर्क 0 ले लेता हूँ, अबाउट पॉइंट A, है ना, नेट टॉर्क कितना लिखूं, देखो अबाउट पॉइंट A, तो T1 तो A से ही होकर के जा रहा है, तो T1 का टॉर्क कितना हो गया बेटा, T1 का टॉर्क हो गया 0। दूसरी बात नॉर्मल देखो ऐसे नॉर्मल है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द 1 मीटर। कितनी डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर। तो नॉर्मल, और इसे नॉर्मल कैसे घुमाएगा आप, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ में आ जाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट नॉर्मल इनटू द बोर्ड होगा। तो इसका जो टॉर्क होगा इनसाइड को क्या ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव, और आउटसाइड को क्या ले लेते हैं नेगेटिव। क्लियर है, इनसाइड को ले लेते हैं हम पॉजिटिव, तो इसका टॉर्क क्या होगा पॉजिटिव mg, ये 20G है, 20G भी इसे क्या घुमाएगा अंदर की ओर घुमाएगा क्लॉकवाइज में, तो इसका टॉर्क भी क्या होगा पॉजिटिव। जबकि ये T2 जो है इसको कैसे घुमाएगा, है ना, ऐसे करके घुमाएगा यूं करके, और ये क्या होगा टॉर्क आउटसाइड, और आउटसाइड क्या क्या ले लिया नेगेटिव।
क्लियर है क्या बात? तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। एन की वैल्यू कितनी है 40g, तो बेटा टॉर्क लिखेंगे पहले, एन का कितना लिखेंगे प्लस 40g इंटू 1 मीटर प्लस 20g का पॉजिटिव टॉर्क 20g इंटू 2 मीटर, सॉरी ये कितनी है 1 रहेगा। इस लेंथ को थोड़ा 4 मीटर मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? टोटल लेंथ कितनी हो गई रोड की 4 मीटर, यदि 4 मीटर है तो ये 2 मीटर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये 2 मीटर हो जाएगी, है ना। तो इंटू 2, अब T2 का टॉर्क माइनस T2 इंटू कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 मीटर इंटू 4। नेट टॉर्क कितना है सिस्टम का 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 40g प्लस 40g माइनस 4 इंटू T2, तो कितना आ गया 4 T2 इज इक्वल टू 80g, है ना। 80g का मतलब है 800, T2 का मतलब है 200 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अब यदि T2 इज इक्वल टू 200 है तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 600 न्यूटन, इसलिए T1 कितना जाएगा 600 माइनस T2, है ना। तो 600 माइनस 200 कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 400 न्यूटन। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क, है ना। टॉर्क और नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है ना। मैं एक क्वेश्चन और आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे करा देते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। और भी एक और अच्छा क्वेश्चन है, कैसे, फॉर एग्जांपल, है ना, मान लेते हैं हमारे पास एक ये रोड है और इस रोड का मास 20 kg है और एक ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाई हुई है। इस पॉइंट के अबाउट ओके अबाउट यहाँ पर ये हिंज्ड है, ये रुकी हुई है। क्लियर है क्या बात? तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, ये इस तरीके से रोड है, रोड ऐसे लगी हुई है और इसमें टेंशन यूं है ना, और ये लग रहा है और ये ऐसे करके, है ना, हॉरिजॉन्टल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो इसमें जो टेंशन T है, यू हैव टू फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्लियर है क्या बात? ऑल्सो फाइंड हिंज फोर्स, ऑल्सो फाइंड हिंज्ड फोर्स। देखो हिंज फोर्स क्या होता है ना, ये अभी यदि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है रोड और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो कितने फोर्स लगेंगे, एक तो 20g लगेगा नीचे की ओर, दूसरा टेंशन लगेगा इस तरीके से और ये होगा 37। तो इसे हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे, cos 37 एंड इट विल बी इक्वल टू sin 37। दूसरी बात, जो हिंज फोर्स होता है, हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने का सही तरीका ये है कि आपको डायरेक्शन और उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं होती। आप क्या करेंगे, हिंज फोर्स को एक्स और वाई डायरेक्शन यानी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे, है ना। जैसे कि मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया हिंज फोर्स में इस डायरेक्शन में तो n1 और इस डायरेक्शन में n2 लग रहा है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से n1 n2 और टेंशन T, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। तो हमारे पास क्या है, ये बॉडी जो है दोनों इक्विलिब्रियम में है, टोटल इक्विलिब्रियम में भी है, ट्रांसलेशनल में भी और रोटेशनल में भी। तो पहले क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एफ नेट कितना होता है बेटा 0। ध्यान से देखो, अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज हिंज्ड फोर्स, दिस इज हिंज, इसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस मान लेते हैं। देखो यदि आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हो, इन एक्स डायरेक्शन कंसीडर करो पहले तो, इन एक्स डायरेक्शन। देखो वैसे तो टेंशन लग रहा था, एक फोर्स था, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे रिजॉल्व कर लिया। तो ध्यान से देखो कि इन एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा 0। एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितने लग रहे हैं, एक तो टी कॉस थीटा लग रहा है और एक n1 लग रहा है। तो इधर तो टी कॉस थीटा, इधर n1, नेट फोर्स 0, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, यानी कि n1 बराबर टी कॉस 37 और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 4/5। तो दिस इज द n1। एक रिलेशन तो बेटा n1 का ही आ गया, लेकिन t तो हमें पता नहीं है, उसको हम कैसे करेंगे, है ना। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन और लगा दो आप,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन। देखो ट्रांसलेशनल इन इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन कैसे लगाएंगे कि नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। तो नीचे का फोर्स कितना है 20G, ऊपर का फोर्स कितना है N2 प्लस T साइन 37। नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स 20G N2 प्लस T साइन 37। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3/5। सो दिस इज 220G। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा जो रिलेशन आएगा N1 N2 T, इसमें 3 अननोन है, 3 इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो तीसरी इक्वेशन कैसे आएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब देखो, अब आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क लेना है ऐसे पॉइंट के अबाउट कि आपको आसानी हो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट चूज करूं कि मैं इसका डायग्राम यहां पे बना देता हूं इस तरीके से कि आपको आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, है ना। तो देखो इसी पॉइंट के अबाउट ले लेता हूं मैं, है ना, इसी पॉइंट के अबाउट लूंगा। तो एक तो टेंशन इधर T 3T/5 लग रहा है टाइम 37, एक इधर लगेगा 4T/5 और एक लगेगा 20G, दूसरा लगेगा N2 और लगेगा N1। नेट टॉर्क इज 0 implies दैट नेट टॉर्क इज 0। तो देखो फोर्स कितने लग रहे हैं N1 N2 4T/5 3T/5 20G। इस पॉइंट O के अबाउट लेता हूं, है ना, अबाउट पॉइंट O, अबाउट हिंज पॉइंट ले लेता हूं। तो N1 और N2 का टॉर्क क्या हो गया 0। साथ में ध्यान से देखो बेटा, इस 40/5 का भी टॉर्क कितना हो गया 0, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स N1 की N2 की और 40/5 की लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर जा रही है। तो इनका फोर्स हो गया 0। बचे कौन से, एक तो 20G। तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 20 फोर्स, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी मान ले, लेंथ दी नहीं है, हम मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है बेटा L है थोड़ी देर के लिए। तो अब देखो ये जो टॉर्क होगा 20G का क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा। कैसे, इसे ऐसे घुमाएगा और इनसाइड को क्या मान लें हम पॉजिटिव, नेगेटिव भी मान सकते हो आप। और ये तो इसका टॉर्क कैसा होगा पॉजिटिव, ये घुमाएगा आउटसाइड एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क कैसा हो जाएगा बेटा नेगेटिव। तो नेट टॉर्क 20G का 20G इंटू L/2 और इसका टॉर्क नेगेटिव 3T/5 इंटू L। तो L से तो L कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 5। तो कितना बचेगा बेटा ये 0 इज इक्वल टू 200/2 माइनस 3T/5। तो आ जाएगा 100/3T/5। तो बेटा टेंशन जो आ जाएगा 500/3 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। अब जब टेंशन आ जाएगा तो N1 की भी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से N1 कितना आ जाएगा 4/5 इंटू टेंशन कितना है 500/3। तो कितना हो जाएगा ये 400/3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऐसे करके 400/3। अब बात रह गई N2 की। N2 यहाँ से आएगा, है ना, जगह नहीं बची है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 इज इक्वल टू N2 प्लस 3/5 और T की वैल्यू कितनी आ गई, T की वैल्यू ये रही 500/3। कितना आ गया बेटा N2 प्लस कितना जाएगा ये 100 200। N2 कितना आ गया बेटा 100 न्यूटन। सो दिस इज द वे हाउ वुड यू कैलकुलेट द torque, है ना, in the rotational equilibrium and the translational equilibrium. In the next lecture, some important concept of the torque also has been left, which we will discuss in the next.